पीसी बिल्ड सिर्फ मैंने बिल्ड किया है 15,000 में, वो भी RX 570 ग्राफिक कार्ड के साथ में। और आप इस पीसी पर GTA 5 इनहैंस जैसा गेम 100+ FPS के साथ में खेल सकते हो, वो भी रिकॉर्डिंग के साथ में। सिर्फ GTA 5 इनहैंस एडिशन ही नहीं, मैं आपको इस पीसी पर Forza Horizon 5 जैसा गेम 100+ FPS के साथ में खेल कर दिखाऊंगा। इवन आप इस पीसी पर फ्री फायर जैसा एंड्रॉइड गेम भी 100+ FPS के साथ में खेल सकते हो, और Valorant जैसा गेम भी आप 200+ FPS के साथ में खेल सकते हो। तो यार पीसी बिल्ड करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि ये पीसी फ्यूचर प्रूफ होने वाला नहीं है, और ना ही आप इस पीसी पर ज्यादा कुछ अपग्रेड कर पाओगे। और ये पीसी मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिनका लिमिटेड बजट सिर्फ 15,000 रुपए है, इससे ऊपर नहीं है। अगर आपका बजट 15,000 से ऊपर है तब आप किसी दूसरे पीसी के साथ में जाओ। और ये बात बताना भी जरूरी था क्योंकि बहुत लोग कमेंट बॉक्स में, समझ रहे हो ना। तो अब बात कर लेते हैं मैं इस पीसी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज करने वाला हूँ। तो प्रोसेसर मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ i5 का 4590s, और ये एक 4th जेन बेस्ड प्रोसेसर है जिसके अंदर आपको 4 कोर एंड 4 थ्रेड देखने को मिल जाएंगे। और ये प्रोसेसर आपको i5 के 3rd जनरेशन से बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर मैं इस प्रोसेसर के बेस और बूस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं तो इसका बेस फ्रीक्वेंसी है 3.0 गीगाहर्ट्ज और बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 3.70 गीगाहर्ट्ज। तो अब इस प्रोसेसर के थोड़े बहुत परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आप इस प्रोसेसर पर क्या क्या काम कर सकते हो। तो आप इस प्रोसेसर पर बेसिक लेवल की वीडियो एडिटिंग कर पाओगे। वहीं अगर मैं इस प्रोसेसर के गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो अगर आप इस प्रोसेसर के साथ में RX 570 या फिर 1650 जैसा ग्राफिक कार्ड पेयर करते हो तब आप इस प्रोसेसर पर 1080p लेवल की गेमिंग कर पाओगे। वहीं अगर मैं इस प्रोसेसर के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये प्रोसेसर आपको आराम से 1500 से 2000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप इस प्रोसेसर के साथ में स्टॉक कूलर ही यूज करना क्योंकि ये प्रोसेसर ज्यादा ओवरहीट नहीं होता है, तो स्टॉक कूलर आराम से इस प्रोसेसर को हैंडल कर लेगा। और मैं अपने पीसी के अंदर अलग से एंटी स्पोर्ट्स का एयर कूलर यूज कर रहा हूं ताकि हमारे पीसी का लुक थोड़ा सा इनहेंस हो जाए। वहीं अगर मैं एंटी स्पोर्ट्स के C200 कूलर के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये कूलर आपको ऑफलाइन मार्केट में 500 रुपए में आराम से मिल जाएगा, और ऑनलाइन में आपको ये कूलर 700 रुपए में देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूं वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड मैं यूज करने वाला हूं कंसिस्टेंट का H81 मदरबोर्ड। तो सबसे पहले इस मदरबोर्ड के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मदरबोर्ड आपको आराम से 1700 रुपए में देखने को मिल जाएगा। तो अब इस मदरबोर्ड के थोड़े बहुत बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे जो कि DDR3 रैम को ही सपोर्ट करता है, और स्टोरेज के लिए आपको 3 SATA पोर्ट देखने को मिल जाएंगे और एक Gen 3 M.2 का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। बाकी ग्राफिक कार्ड के लिए आपको एक PCI X16 स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर आप PCI Gen 3 तक के ग्राफिक कार्ड आराम से पेयर कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं ये मदरबोर्ड कौन कौन से जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो ये मदरबोर्ड सिर्फ इंटेल के 4th जनरेशन के ही प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो अब बात कर लेते हैं मैं इस पीसी के अंदर कितने जीबी रैम स्टिक यूज करने वाला हूँ। तो मैं इस पीसी के अंदर 8 GB की 2 रैम स्टिक यूज करने वाला हूँ, मतलब मैं टोटल 16 GB रैम यूज करने वाला हूँ, वो भी DDR3 वाली जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। वहीं अगर मैं 8 GB रैम स्टिक के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आपको 500 रुपए में मिल जाएगा। तो मैंने तो 8 GB की 2 रैम स्टिक बाय किया है, तो मेरे को 1000 रुपए में 16 GB रैम मिल गया है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ स्टोरेज। तो मैं स्टोरेज यूज करने वाला हूँ 250 GB की SATA SSD जो कि WD ग्रीन की है। वहीं अगर मैं SATA SSD के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आपको 1400 रुपए में आराम से मिल जाएगा। अब देखो 250 GB का स्टोरेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपका जो स्टोरेज है वो एक ही 2 गेम में फुल हो जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम 500 GB की NVMe M.2 बाय करो। उसके अंदर आपको खतरनाक लेवल की रीड एंड राइट स्पीड मिल जाएगी, साथ में आपको स्टोरेज की भी कमी नहीं पड़ेगी। वहीं अगर मैं Gen 3 500 GB की NVMe M.2 के प्राइस के बारे में बात करूं तो वो आपको 2800 से 2900 रुपए में देखने को मिल जाएगा, और मैं कुछ बढ़िया NVMe M.2 का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। तो क्या आप सारा दिन बिना छुट्टी के घर वापस काम करके आते हो, आप इस काम से थक चुके हो या आपके पास खाली समय है, तो मैं आपके लिए लाया हूं पैसा कमाने का अच्छा तरीका। 1x आपको चिकन रोड में जल्दी और आसान तरीके से पैसा कमाने का मौका दे रहा है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और पैसे कमाने का तरीका देता है। इस गेम में 4 लेवल है, लो, मीडियम, हाई और हार्डकोर। लेवल बढ़ने पर अमाउंट बढ़ जाएंगी। मैं आपको लो लेवल पे ही खेलने का सलाह दूंगा। ये चिकन पर आप जैसे ही टैप करोगे तो ये एकदम से आगे चले जाएगी और हर एक कदम पर अमाउंट बढ़ने लग जाएगी। इस गेम में आप अपने फ्री टाइम में आसान और जल्दी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप मेरा प्रोमो कोड AOPLAY यूज करते हो तो आपको मिल सकते हैं अप टू 1.5 लाख रीच प्लस 150 FPS बोनस। तो नेक्स्ट और जो मेन कंपोनेंट मैं इसके अंदर यूज करने वाला वो है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड में यूज करने वाला हूँ सेकंड हैंड में RX 570 का 4 GB वेरिएंट, और ये ग्राफिक कार्ड आपको GTX 1650 से कई गुना बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा गेमिंग में। वहीं अगर मैं सेकंड हैंड में RX 570 के 4 GB वेरिएंट के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये ग्राफिक कार्ड आपको आराम से 5000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। अगर आप RX 570 या फिर RX 580 का 8 GB वेरिएंट बाय करते हो सेकंड हैंड में तो वो आपको 7000 रुपए में मिल जाएगा। तो मेरी मानो 2000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के 8 GB वेरिएंट ले लो, और तब आप उस ग्राफिक कार्ड पर मॉडर्न गेम भी खेल पाओगे, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। और अब आप लोग पूछ रहे हो भाई ये सारे ग्राफिक कार्ड सेकंड हैंड में मिलेंगे कहाँ? तो मैं कुछ सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड सेलर का कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप वहां पर पूछकर पता कर सकते हो, क्या पता आपको वो ग्राफिक कार्ड वहां पर मिल जाए। तो अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए कितने वाट की पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए मिनिमम 450 वाट की पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, और मैं जो इस पीसी के अंदर पावर सप्लाई यूज करने वाला हूँ वो है आर्टिस का 500 वाट की पावर सप्लाई। और इस पावर सप्लाई के अंदर आपको कोई सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है क्योंकि ये पावर सप्लाई कुछ ज्यादा ही सस्ता है। वहीं अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो ये पावर सप्लाई आपको 1500 से 2000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, और इस पीसी के लिए ये पावर सप्लाई सफिशिएंट है। अगर आप सर्टिफिकेशन वाला पावर सप्लाई लेते हो तब आपको मिनिमम 3000 पे करना पड़ेगा, और हमारे इतना ज्यादा बजट भी नहीं था क्योंकि हमारा जो पीसी का बजट था वो सिर्फ 15,000 रुपए है, और 15,000 रुपए के बजट के हिसाब से मुझे सस्ता पावर सप्लाई चूज करना पड़ा। वैसे ये सारे पावर सप्लाई
जल्दी खराब नहीं होते, तो आप टेंशन मत लेना, यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई सस्ता पीसी है उसी के अंदर आप यूज करना। अगर आप महंगा पीसी बिल्ड कर रहे हो तब ये सारे पावर सप्लाई मत यूज करना। तो नेक्स्ट और जो लास्ट कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट में यूज करने वाला हूँ जेब्रॉन्स का जेब लियोन प्रो कैबिनेट। वही अगर मैं इस कैबिनेट के प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसको मैंने सिर्फ 2000 रुपए में परचेज किया था, वो भी अमेजोन से। और ये कैबिनेट एक मिनी टावर कैबिनेट है, मतलब छोटा फॉर्म फैक्टर वाला कैबिनेट। बाकी इस कैबिनेट के अंदर आपको 3 120 mm के ARGB फैन देखने को मिल जाएंगे और आप इसके फैन के लाइट को कैबिनेट के बटन के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा 15,000 रुपए का पीसी बिल्ड हो जाता है कंप्लीट। बाकी यार लुक वाइज अपना पीसी 15,000 रुपए का लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि 50,000 रुपए का पीसी बिल्ड है। तो अब वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हो, मतलब मैं इस पीसी के बार गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला गेम मैं रन करने वाला हूँ वो एक एंड्रॉइड बेस्ड गेम होने वाला है, आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। तो वो गेम है फ्री फायर। तो इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p अल्ट्रा ग्राफिक्स पर। वहीं बात करूँ इस गेम को मैं कौन से एमुलेटर पर रन करने वाला हूँ, तो इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ ब्लूस्टैक 5 एंड्रॉइड 11 64 बिट पर। और लगे हाथ आप लोग एमुलेटर का सेटिंग भी देख लो। तो अभी यहाँ पर मैंने एक फुल मैप गेम स्टार्ट कर दिया है और स्टार्टिंग में हमें 100+ FPS देखने को मिल रहे हैं। तो अभी नीचे उतरते हैं, फिर देखते हैं हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। और यार नीचे उतरने के बाद हमें 70+ FPS देखने को मिल रहे हैं और ऐसा कुछ मेरे को गेम के अंदर लैग वैग देखने को नहीं मिला है, एकदम स्मूथ गेम प्ले है। वहीं अगर मैं बात करूँ फाइट के टाइम पर हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो फाइट के टाइम में हमें आराम से 50 से 60 के बीच में FPS देखने को मिल रहे हैं, जो कि स्टिल प्लेबल FPS है। अगर आप ग्राफिक्स को अल्ट्रा से चेंज करके स्टैंडर्ड पे कर दो तब शायद आप और भी अच्छे FPS अचीव कर सकते हो फाइट के टाइम पर। और यार फाइट के टाइम पर मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, एकदम स्मूथ गेम प्ले रहा। और इसके बाद मैंने एक लोन वुल्फ मैच स्टार्ट कर दिया और उसके अंदर मैं आराम से 100+ FPS अचीव कर पा रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट गेम मैं इस पीसी पर टेस्ट करने वाला हूँ वो है फॉर्जा होराइजन 5 और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p लो ग्राफिक्स पर और FSR को मैंने क्वालिटी पे सेट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1080p लो ग्राफिक्स पर रन कर दिया है और 1080p लो ग्राफिक्स पर हमें आराम से 100+ FPS देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, एकदम स्मूथ गेम प्ले है। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स लो से चेंज करके मीडियम पे कर दिया। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को मीडियम ग्राफिक्स पर रन कर दिया है। वही बात करें मीडियम ग्राफिक्स पर हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो मीडियम ग्राफिक्स पर हमें आराम से 80 to 90 के बीच में FPS देखने को मिल रहे हैं। और यार मीडियम ग्राफिक्स पे रन करने के बाद भी मुझे गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। और लास्ट मैंने गेम का ग्राफिक्स मीडियम से चेंज करके हाई पे कर दिया। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को हाई ग्राफिक्स पर रन कर दिया है और हाई ग्राफिक्स पर हमें आराम से 70+ FPS देखने को मिल रहे हैं। और यार गेम को हाई ग्राफिक्स पे रन करने के थोड़ी देर बाद मेरे पास एक पॉपअप मैसेज आता है और वो मैसेज होता है लो वीडियो मेमोरी का, मतलब हमारे ग्राफिक कार्ड का 4GB VRAM एक्सीड होने वाला है। इसके बाद मैंने ओके करके दोबारा गेम को रन किया और हमारा गेम दोबारा से स्मूथली रन भी हो जाता है, लेकिन बीच बीच में हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है। बाकी अगर हमारे ग्राफिक कार्ड का 8GB VRAM होता तो शायद मैं इस गेम को मैक्स ग्राफिक्स पे भी रन कर पाता। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ वैलोरेंट और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p हाई ग्राफिक्स पर। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1080p हाई ग्राफिक्स पर रन कर दिया है और इस गेम के अंदर हमें 150 से लेकर 200 के बीच में FPS देखने को मिल रहे हैं। और यार हाई ग्राफिक्स पे रन करने के बाद भी मुझे गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर आप 200+ FPS अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने गेम का ग्राफिक्स हाई से चेंज करके मीडियम या फिर लो पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ GTA 5 एनहांस एडिशन और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p मिनिमम ग्राफिक प्रीसेट पर और FSR को क्वालिटी पे सेट कर दिया हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने GTA 5 एनहांस एडिशन को रन कर दिया है। वहीं बात करें GTA 5 एनहांस एडिशन के अंदर हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो GTA 5 एनहांस एडिशन के अंदर हमें आराम से 80 to 90 के बीच में FPS देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है, एकदम स्मूथ गेम प्ले है। इसके बाद मैंने सोचा लाओ GTA 5 एनहांस एडिशन का ग्राफिक प्रीसेट चेंज करके देखते हैं, बट GTA 5 एनहांस एडिशन का ग्राफिक प्रीसेट मिनिमम से चेंज नहीं हो रहा था। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे ग्राफिक कार्ड का 4GB VRAM कंज्यूम हो चुका था और 4GB VRAM होने की वजह से मैं इस गेम को सिर्फ मिनिमम ग्राफिक प्रीसेट पे ही खेल पाऊंगा। एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप आज के टाइम में ग्राफिक कार्ड परचेज करने का सोच रहे हो तो मिनिमम 8GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड परचेज करना, तभी आप उस ग्राफिक कार्ड पर हाई ग्राफिक्स पे गेम्स को खेल पाओगे। वैसे मुझे लगा नहीं था कि ये पीसी इतना अच्छा परफॉर्म करेगा GTA 5 एनहांस एडिशन में। वैसे तो मेन कमाल तो हमारे ग्राफिक कार्ड का है, बिना ग्राफिक कार्ड के अपना पीसी, समझ रहे हो ना। इसके बाद मैंने इस पीसी पर नॉर्मल GTA 5 रन किया और उसको मैंने रन किया 1080p वेरी हाई ग्राफिक्स पर और साथ में मैंने एडवांस ग्राफिक्स को भी ऑन कर दिया है। और अपना जो नॉर्मल GTA 5 है वो बहुत कम VRAM कंज्यूम करता है, इसने वेरी हाई ग्राफिक्स पे सिर्फ 2.5GB VRAM कंज्यूम किया है। और वहीं अगर मैं कंपेयर करूँ GTA 5 एनहांस एडिशन से तो उसने मिनिमम ग्राफिक प्रीसेट पे ही 3GB VRAM कंज्यूम कर लिया था, बट ज्यादा ऑप्टिमाइज मेरे को GTA 5 एनहांस एडिशन लगा है। तो अभी यहाँ पर मैंने इस गेम को 1080p वेरी हाई ग्राफिक्स पर रन कर दिया है और 1080p वेरी हाई ग्राफिक्स पर हमें आराम से 60+ FPS देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। तो अब इस पीसी पर थोड़ी बहुत मॉडर्न और लेटेस्ट गेम रन करके देख लेते हैं, क्या ये पीसी कैपेबल है मॉडर्न या फिर लेटेस्ट गेम को रन करने के लिए। तो जो मॉडर्न और जो लेटेस्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ वो है ब्लैक मैथ वुकोंग और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p लो ग्राफिक्स पर और सुपर रेजोल्यूशन को मैंने 75% पे सेट कर दिया है और सुपर रेजोल्यूशन सैम्पलिंग को मैंने FSR पे सेट कर दिया है। और यार मेरे ग्राफिक कार्ड का 4GB VRAM होने की वजह से मुझे इस गेम को लो ग्राफिक्स पर रन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये गेम बहुत ज्यादा ग्राफिकल डिमांडिंग गेम है और साथ में VRAM भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है ग्राफिक कार्ड का। वहीं बात करें इस गेम के अंदर हमें कितनी FPS देखने को मिल रहे हैं, तो इस गेम के अंदर हमें आराम से 40+ FPS देखने को मिल रहे हैं और उतना ज्यादा हमारा गेम प्ले स्मूथ नहीं है, मेरे को लैगी और स्लगी सा गेम फील हो रहा है। तो अगर आप इस पीसी पर मॉडर्न या फिर लेटेस्ट गेम खेलने का सोच रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेकार रहने वाला है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इस पीसी पर मेनली पुराने गेम्स ही खेलना, या फिर आप इस पीसी पर वैलोरेंट जैसे लाइट वेट गेम आराम से खेल पाओगे और साथ में हमारे इस पीसी का गेमिंग
रीडिंग टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग को कैसा लगा ये वाला पीसी बिल्ड। और यार अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हो, वहां पे मैं एक्टिव रहता हूँ। और हो